नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर अचानक राजनीतिक गर्माहट होने लगी जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के महुआ मोइत्रा ने बागी सांसदों को लेकर के तंज भी कसा और बयान भी दिया। कहा कि थोड़ी भी शर्म है तो इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ जाओ चुनाव। कहीं न कहीं महुआ मोइत्रा के बयान में सच्चाई भी झलकती है, क्योंकि किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी फंड से पैसे दिए जाते हैं और यह सांसद घर बदल देते हैं। सोचिए आप दर्शक की एक पार्टी प्रचार प्रसार करती है, पैसे देती है चुनाव लड़ने के लिए पार्टी फंड से, और वह सांसद बनता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं और उसके बाद वह शख्स पाला बदल देता है। पार्टी ने खर्च किया, सब कुछ किया और पार्टी को मिलता है कुछ भी नहीं, अपमान। लेकिन वह पाला बदलने वाले गद्दार जो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं वह नहीं समझते इस बात को, या समझ करके अनजान बनते हैं दोनों तरफ से मलाई खाने के लिए। इसका फैसला तो आप दर्शक ही कीजिएगा। लेकिन अब टीएमसी के जो सांसद बचे हुए हैं वह उनका दर्द झलक रहा है कि कितना बड़ा उनके साथ धोखा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है और भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं तो कल इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन क्या ममता बनर्जी की चुनौती को भाजपा स्वीकार कर पाएगी या झेल पाएगी? क्योंकि अब सिर्फ ममता नहीं रह गई, बंगाल के अंदर ममता के साथ साथ कांग्रेस भी खड़ी हो रही है और लेफ्ट भी अपना प्रदर्शन तेज कर रहा है। ऐसे में टीएमसी के कार्यकर्ता मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देना शुरू कर चुके हैं। जो डर 4 मई के बाद हुआ था वह डर खत्म हो रहा है, और डर खत्म हो रहा है तो भाजपाई डरने लगे हैं, क्योंकि अगर वह मार रहे हैं तो यह भी मार रहे हैं, वह पत्थर फेंक रहे हैं तो यह भी फेंक रहे हैं। यानी कि मुंहतोड़ जवाब जिसको कहते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और उन सांसदों और विधायकों के लिए जो बागी हुए, उनके लिए आने वाले वक्त में समस्या आने वाली है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनेगी। उन्हें भाजपा टिकट नहीं देगी और उन्हें टीएमसी टिकट नहीं देगी, यानी कि उनकी राजनीति यहीं पर फुल स्टॉप लगने वाली है। यानी कि ममता ने जो चाणक्य नीति चली है, गहरी चाल चली है ममता बनर्जी ने, इसे गहरी चाल कहें या सोची समझी रणनीति के तहत जो जनता के बीच सच्चाई रखी है, उसे समझना बहुत जरूरी है कि बंगाल के से और उन बागी विधायक सांसदों के लिए अब शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि बंगाल की जनता अभी इस पर सोचने लगी है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है, भारतीय जनता पार्टी 6 सांसद जो तोड़ रही थी शिवसेना उद्धव ठाकरे के, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी यूबीटी, एसएस यूबीटी, वह 6 सांसदों में 2 सांसद निकल करके उद्धव ठाकरे के पास चले गए और 4 सांसद तोड़ नहीं सकते। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे की तरफ से बयान आया कि ऑपरेशन टाइगर अभी स्थगित कर रहे हैं, गद्दार भी अब स्थगित करने लगे। मैं नहीं कह रहा हूं यह बात, या मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कौन होता हूं आरोप लगाने वाले, यह शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से लग रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर उद्धव ठाकरे के लिए आ गई कि जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई अलग अलग दिख रहे थे, उद्धव ठाकरे के साथ जब इस बार पार्टी तोड़ करके और ठाकरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की गई वर्चस्व को, तो दूसरा भाई राज ठाकरे को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वह खुला चुनौती शिंदे और मोदी शाह को दे दिया। और जो आने वाले वक्त में
एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे की तरफ से जो यह मिला है चुनौती, राज ठाकरे ने दिया है उद्धव ठाकरे के भाई ने, एकनाथ शिंदे मोदी शाह के लिए बहुत भारी बंगाल में पड़ने जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस के लिए। अब पूरी तरह से कमान राज ठाकरे ने संभाल लिया और राज ठाकरे के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुगबुगाहटें तेज हो गई है। राज ठाकरे पारिवारिक जो भी संबंध रहे हो वह बाला साहब ठाकरे के रहते ही, जब उद्धव ठाकरे को पार्टी सौंपी गई थी तभी निकल करके चले गए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के मिशन पर लगाम लग गया कि जो 362 सांसदों की तैयारी कर रही थी, लगाम लग गया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि एकनाथ शिंदे के लिए अब चुनौती बन गई महाराष्ट्र में। दोनों भाई एक साथ आने से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की खैर नहीं है। और दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, एनडीए गठबंधन में अब दरार बड़ी तेज हो गई। इन सब तोड़ा तोड़ी सांसदों के चक्कर के बीच नीतीश कुमार की बड़ी बैठक कार्यकारिणी की पटना में हुई बिहार के अंदर, और बहुत कुछ राजनीतिक फैसले भी हुए। लेकिन निशांत कुमार को सर्वमान्य नेता तो माना ही गया, वह माना ही जाना था, पहले भी लोग मान रहे थे और जेडीयू के लोग निशांत कुमार को राजनीति में लाने की बहुत कोशिश भी किए थे, वह तो माना जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर बहुत सारे चर्चाएं हुई हैं और बैठक से बहुत सारी बातें बाहर भी आई और बहुत सारी बातें अंदर दब भी गई, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं देता है। इन बीच जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए उलझन बन गई कि मोदी जो सपना देख रहे थे डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन संविधान बदलने का, सपना चकनाचूर हो गया। नीतीश कुमार की पार्टी का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके जेडीयू सुरक्षित नहीं है और नीतीश के कद को कम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। अब ऐसे में अगर यह भावना आ गई तो नीतीश कुमार दो चीजें हैं, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे नहीं और दूसरा तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे नहीं। क्यों नहीं रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ? भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सेकंड स्तर पर रखना चाहती है और सीएम की कुर्सी यानी कि सरकार बिहार की भाजपा के ही हाथ में रहेगी, वह नीतीश की पार्टी को ऊपर नहीं आने देगी। यह मानना जेडीयू के लोगों का है। ऐसे में जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ेगा और इन बातों पर विचार विमर्श भी शुरू हो चला है। अब नीतीश कुमार अगर एनडीए से चले जाते हैं, भाजपा का साथ छोड़ देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद उतना नहीं है जितना अभी है। नीतीश कुमार को छोड़ने के बाद जब एनडीए अगर छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 35 से 40 सीटों पर बिहार में अटक जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा और नेता नहीं है जो बिहार में वोट दिला सके। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नीतीश का है, नीतीश को भाजपा की जरूरत नहीं है। अब नीतीश को अगर भाजपा की जरूरत नहीं है तो विकल्प क्या है? किसी की तो जरूरत पड़ेगी, पूर्ण बहुमत नहीं आ पाएगा तो तेजस्वी के साथ जाएंगे नहीं, कांग्रेस के साथ वह गठबंधन की तैयारी में जेडीयू आने वाले दिनों में कर रही है और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए संजय झा के इंडियन एक्सप्रेस के लेख में भी यह बातें झलक रही है कि कांग्रेस से हमारे रिश्ते सही हैं और कांग्रेस को लेकर के सॉफ्ट जेडीयू के लोग हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज हो गए हैं 2024 से लैंड फॉर जॉब मामले में। यह बात कहा जा रहा है और इसकी चर्चा भी होती है कि भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज है। अगर कंप्रोमाइज नहीं रहते तो 24 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो प्रदर्शन बहुत अच्छा होता, लेकिन वह कंप्रोमाइज थे और वह एक दिखावा कर रहे थे प्रचार प्रसार का, बाकी वह सक्रियता नहीं दिखी। 2025 में भी कंप्रोमाइज हुए तो फिर भारतीय जनता पार्टी इस हद तक सब कुछ कर पाई।
नहीं तो 16 दिन की यात्रा में राहुल गांधी ने बहुत कड़ी मेहनत की थी वोट चोरी के खिलाफ, और माहौल भी बन गया था। लेकिन तेजस्वी यादव ने उसे आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि तेजस्वी यादव सीएम का ऐलान हो जाए तेजस्वी के नाम पर, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया। अब आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस भी आरजेडी का साथ छोड़ती हुई नजर आ रही है। पप्पू यादव और राजेश राम बिहार के अंदर कमान संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, लेकिन नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए और 12 सांसद हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। यह हटे तो अच्छी खासी हिल जाएगी सरकार, इसमें कोई शक नहीं है, और नीतीश इसका फैसला करेंगे। अब चंद्रबाबू नायडू के पास 16 और 2 पवन कल्याण के पास 18 सांसद है। चंद्रबाबू नायडू को भी लपेटे में ले ली थी भारतीय जनता पार्टी ने, और डिलिमिटेशन पर एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उनसे बुलवा दी कि, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने बड़ी समझदारी से चर्चा की। कहा कि डिलिमिटेशन बिल जो लाई थी भारतीय जनता पार्टी, कह रही थी कि हर राज्यों को 50% सीट में बढ़ोतरी होगी, लेकिन लिखी नहीं थी विधेयक में। लेकिन मानसून सत्र में यह दुरुस्त करके लाने की तैयारी कर रही है। तो सवाल यह उठता है कि 362 सीट सांसद कहां से आएंगे भारतीय जनता पार्टी के पास। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू तब सत्य में ज्यादा आ गए जब उनके कद को छोटा किया, यानी कि नीतीश भी समझ गए कि उनके कद को छोटा कर रही है, और यह भी चंद्रबाबू नायडू भी समझ गए कद को। अब तो नीतीश का कद छोटा नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया। टीएमसी के बागी लोग आ गए, और मानिए उद्धव ठाकरे के 6 सांसद नहीं आए, लेकिन 20 आ गए, तो होगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को भी यह दिक्कत है कि चंद्रबाबू नायडू में यह मान रहे हैं कि उनके कद को छोटा किया जा रहा है। अब टीएमसी के 20 सांसद टूट गए, तो जो अभी तक नंबर 1 एनडीए में थे चंद्रबाबू नायडू 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसदों के साथ, अब तो वह 20 से कम हो गए, 18। तो 18 है, तो अब चंद्रबाबू नायडू का बार्गेनिंग पावर खत्म हो गया। अब चंद्रबाबू नायडू का बार्गेनिंग पावर खत्म हो गया, तो चंद्रबाबू नायडू नंबर 2 पर आ गए और नीतीश कुमार नंबर 3 पर आ गए। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे सफल हो गए होते उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को तोड़ने में, तो फिर नीतीश कुमार नंबर 4 पर चले जाते। लेकिन नीतीश नायडू का फैक्टर, जो नानी फैक्टर कहा जा रहा था कि नानी फैक्टर चल रहा है, n+n = n चल रहा है, यानी कि नीतीश नायडू, नानी और n नरेंद्र का सरकार चल रहा है, उस फैक्टर पर चोट लगा। अब चंद्रबाबू नायडू समझ गए कि यह डिलिमिटेशन के लिए जो यह सब कुछ कर रहे हैं और हमारे कद को भी छोटा कर रहे हैं, डिलिमिटेशन आखिर क्यों इतनी जल्दी है जब इनके पास बहुमत नहीं है। तो यहीं पर सारा खेल समझ आ गया चंद्रबाबू नायडू को, और जैसे समझ आया, यह समझ गए कि अगर मोदी आ गए सत्ता में तो फिर उसके बाद चुनाव नहीं होगा, और चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश की भी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो अब एनडीए गठबंधन के अंदर भी 30 सांसद यह होते हैं। अगर झटका दिए तो मोदी के लिए संकट आ जाएगा, लेकिन 3 सांसद और भी बहुत जल्द साथ छोड़ेंगे, जो 2 जयंत चौधरी और 1 अनुप्रिया पटेल, क्योंकि राम मंदिर के अंदर जो दान पेटी से 200 करोड़ गायब हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा, तो उन्हें मजबूरी होगा साथ छोड़ना पड़ेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।